कनाडा का वीज़े की रिफ्यूज़ल के बाद इकोनॉमिक कंडीशंस और ये सारी चीज़ें आपका रिफ्यूज़ल हुआ है, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिफ्यूज़ल के बाद जो है उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। टिपिकल सा एक रिफ्यूज़ल होता है जिसमें आमतौर पे हर रिफ्यूज़ल में एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो उसमें अब अक्सर लोग पूछते हैं कि कनाडा का वीज़े की रिफ्यूज़ल के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये कैसे पता चलेगा कि हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन फ़ाइल करें उसमें हम क्या लिखें और क्या करें, और ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं कि नेक्स्ट इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो इसमें कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी अपना कनाडा का वीज़ा फाइल करें या जिस भी कंट्री का, ख़ास तौर पे कनाडा, यूएसए, यूके, शेंजन कंट्रीज़, क्योंकि इनके केसेस जो है ये प्रॉपर एक आपको केस परसू करना पड़ता है, एक प्रॉपर केस फाइल करना पड़ता है। उनके जो वीज़ा रूल्स हैं, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीज़ा रूल्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है आपने केस फाइल करना होता है। तो बेहतर ये है कि आप किसी इमिग्रेशन लॉयर, और जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जिस कंट्री में आप रिजाइड कर रहे हैं उस कंट्री से ही कोई इमिग्रेशन लॉयर को आप हायर करें जो आपका केस परसू करे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आमतौर पे लोग जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा के लिए, तो कनाडा का इमिग्रेशन लॉयर ढूंढ रहे होते हैं। वो फीस भी आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, डॉलर्स में आपसे फीस चार्ज करेगा। उसके बाद ये है कि जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री का एटमॉस्फेयर, उस कंट्री का इन्वायरमेंट, उस कंट्री की पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस और ये सारी चीज़ें, और उधर का जो एक फैमिली सिस्टम है, उधर का लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग का सिस्टम, उधर का कल्चर, उन चीज़ों का उसको आइडिया नहीं होगा। तो इस वजह से वो उस तरीके से डेप्थ में जाके आपका केस जो है वो फाइल नहीं कर सकता जिस तरीके से यहाँ का एक लोकल इमिग्रेशन लॉयर जो है वो आपका केस कर सकता है। लेकिन कंसल्टेंट और एजेंट जो हैं उनकी तरफ आप ना जाएं। बेहतर ये है कि जो लॉ को समझता हो पर्सन, उस पर्सन की तरफ जाएं, और आप अपना केस जो है उस तरीके से फाइल करवाएं कि जैसे ये कोर्ट का केस फाइल किया जाता है, इसमें प्रॉपर एविडेंसेस के साथ अपना केस फाइल करवाएं। तो अब इसमें जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि आप जब आपका रिफ्यूज़ल हुआ है उसके बाद आप अपना जो इमिग्रेशन लॉयर है उसको चेंज ना करें। बेहतर ये है कि आप सबसे पहले उसके पास अपनी एप्लीकेशन लेके जाएं और आप उससे डिस्कस करें कि इसमें रिफ्यूज़ल किस वजह से हुआ है, उससे प्रॉपरली डिस्कस करें। क्योंकि ये रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस जो है ये उसके हाथ में नहीं होती, ये वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होती है। लेकिन ये होता है कि उसको फर्दर आगे इम्प्रूव, जिसने फर्स्ट फाइलिंग की है, अगर वो रिलायबल पर्सन है तो वो उससे बेहतर उसको नेक्स्ट फाइलिंग और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपका पूरा केस जो है पहले स्टडी किया हुआ है, उसे वीक पॉइंट उसमें समझ आ रहे हैं, और उसको जो है वो आगे फर्दर जो है वो परसू कर सकता है। तो बेहतर ये है कि दोबारा उसी पर्सन के पास आए अगर वो इमिग्रेशन लॉयर है, और अगर वो कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है, लॉ को नहीं समझता, कोई एजेंट है, कंसल्टेंट है, तो आप बेहतर ये है कि उधर लोकल किसी इमिग्रेशन लॉयर से रब्ता करें और उससे अपना केस परसू करवाएं। ये बेसिक सी टिप्स की बेस पे जो है आप अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिफ्यूज़ल के बाद जो है उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अक्सर लोग पूछते हैं कि एक ही टाइप का रिफ्यूज़ल होता है, एक टिपिकल सा एक रिफ्यूज़ल होता है जिसमें आमतौर पे हर रिफ्यूज़ल में एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ होता है कि हम आपके यहाँ पे जो ट्रैवल पर्पज़ है उससे सेटिस्फाई नहीं है, या हमें नहीं लगता कि आप यहाँ पे जो है वो विज़िट करके वापस अपने होम कंट्री चले जाएंगे। ये एक टिपिकल सा रिफ्यूज़ल होता है। तो इससे कैसे एक जो आपकी एप्लीकेशन देख रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्यों रिफ्यूज़ हुआ है या इसको आगे फर्दर कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो जब आप एक इमिग्रेशन लॉयर को अपनी एप्लीकेशन दिखाते हैं उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो आपका रिफ्यूज़ल देखेगा जो कि आमतौर पे वो एक ही होता है, हर रिफ्यूज़ल में वही सेम पैरा आमतौर पे प्रिंटेड होता है।
तो उसके बाद जो है वो आपकी जो प्रीवियस एप्लीकेशन है उसको देखेगा। उसमें जब उसको देखेगा तो उसमें वीक पॉइंट जो उसको नज़र आएंगे वो उनको हाईलाइट करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, फर्दर एविडेंसेस के साथ उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको जो है वो बेटर एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाएगा। वीज़ा ऑफिसर जो चीज़ जो उसे समझ आ रही है कि प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, लेकिन एज पर इमिग्रेशन रूल्स है, तो उसको इम्प्रूव करेगा। और इस सूरत हाल में रिकन्सिडरेशन की तरफ भी जाया जा सकता है कि जो केस फाइल की है एज पर इमिग्रेशन रूल्स है, लेकिन इसमें रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो रिफ्यूज़ल हो गया है, तो उसमें रिकन्सिडरेशन भी फाइल की जा सकती है। तो जब आप अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन दिखाएंगे, उसके बाद अगर उसमें फर्दर उसको कोई कन्फ्यूजन अगर आ रही होगी, तो वो जो ऑफिसर्स के नोट्स होते हैं उनको भी अप्लाई करके ले सकता है, और उससे जो है वो और ज़्यादा डेप्थ में जो है उसको स्टडी को कर लेगा कि इसमें जो है वो रिफ्यूज़ल की क्या रीज़न थी, किस वजह से ये रिफ्यूज़ हुआ है, इसको फर्दर कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, और उस तरीके से वो प्रॉपर उसकी फाइलिंग करेगा। तो बेहतर ये है कि आप किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। उसके बाद जो है वो अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन दिखाएं, उससे कंसल्ट करें कि कौन सी ऑप्शन बेहतर है, किस साइड पे जाना चाहिए, रिकन्सिडरेशन की तरफ जाना चाहिए या री एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहिए। और अगर री एप्लीकेशन की तरफ जाना है तो फ़ौरन फाइलिंग करनी चाहिए या कुछ टाइम ठहर के फाइलिंग करनी चाहिए। इसमें अगर कोई चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जानी है तो कौन सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाई जा सकती हैं, आपके फाइनेंशियल्स हैं या जो भी आपका प्रोफाइल है उसमें क्या चीज़ें जो है उनको बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है, कौन सी चीज़ जो है वो इसको थोड़ा बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इसमें न्यू एविडेंसेस की ज़रूरत है वो लगाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप प्रॉपर अपनी फाइल के साथ डिस्कस करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ आएंगी।